हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, जैसे कि आपको पता है, कल ही डीएसएसबी ने बहुत सारी पीजीटी एग्ज़ाम्स की आंसर की रिलीज़ की है। और इन आंसर की से सीधा सीधा जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन बच्चों को जिनका अभी भी पीजीटी का एग्ज़ाम होना बाकी है। जैसे कि आपको पता है, देखो जुलाई का पूरा मंथ बुक है पीजीटी के लिए। तो भाई ये जो जो आंसर की जाती जा रही है ना, आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते चलो। मैथ्स तो देखो मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ और एक एक पेपर के कराऊंगा भी। बाकी जो मैथ्स के अलावा दूसरे सेक्शंस होते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, हिंदी हुआ, तो मतलब इनको भी आप अच्छे से ना एनालाइज करो। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट देखने को भी मिल जाए, और रिपीट ना भी मिले, देखो पैटर्न तो 100% रिपीट होना ही है। बाकी इसके अलावा देखो जो नॉन टीचिंग वाले बच्चे हैं, तो उनका भी नेक्स्ट मंथ से पेपर जहाँ तक स्टार्ट हो ही जाएंगे। और इन पेपर्स को करने से देखो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब मैंने आपको बहुत सारे पेपर्स कराए हैं पीजीटी 2018 की भी। तो इस वाले जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो वो बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो पहले भी डीएसएसबी पूछ चुका है। चाहे उसने एलडीसी में पूछे हो, चाहे दास ग्रेड 2 में पूछे हो, तो मतलब वो पैटर्न पहले भी आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे को डीएसएसबी का पेपर देने देना है उसको देखना ही नहीं चाहिए कि ये टीचिंग है या नॉन टीचिंग है। बाकी देखो, इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट पीडीएफ है, और हिस्ट्री पीजीटी फीमेल का ये पेपर है। तो एनालाइज आप अच्छे से इसको करना। और जैसे कि हमेशा मैं आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन कराता हूँ, तो देखो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक एक करके इनको समझेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है एवरेज का। कहते हैं कि भाई 40 लोग पिकनिक मनाने गए थे। उनमें से क्या हुआ, 36 लोगों ने तो अपना जो योगदान दिया वो 1700 दिया। जबकि जो 4 लोग और बचे, 40 में से देखो 36 का बताया है, 4 लोग अभी भी बचे हैं। तो उन 4 लोगों ने सभी के औसत खर्च से 50% अधिक भुगतान किया है। तो ये बात परेशान करने वाली है। देखो, मतलब हर एक आदमी को जो यहाँ पैसा देना चाहिए था ना, वो औसत जितना देना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इन 4 लोगों ने औसत से ज़्यादा क्यों दिया। तो इसका मतलब है, जितना पैसा इन्होंने औसत से ज़्यादा दिया, वो पैसा सारा का सारा पैसा देना चाहिए था इन 36 लोगों को। या फिर शॉर्ट में बात करें तो 36 लोगों ने जो ये 1700 दिए हैं ना, ये कंप्लीट नहीं दिए, ये कम कम दिए हैं। अब समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन का पूरा पैटर्न होता क्या है। देखो, ये 40 लोग घूमने गए थे, तो जितना भी इनका मतलब टोटल खर्च हुआ, मैं बिल मान लेता हूँ उसको, जो बिल आया, तो वो क्या हुआ होगा, बाद में ना 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और वहाँ से निकल कर आया एवरेज शेयर, कि मतलब एक को भाई इतने पैसे देने चाहिए। तो फिर देने की बात आई, तो 1700 देते हुए ये लोग चले गए। तो बहुत बच्चों को क्या लगता है कि 1700 शायद एवरेज है। 1700 एवरेज नहीं है। ये वाला एवरेज शेयर 1700 नहीं है। अगर 1700 एवरेज शेयर होता, तो इन 4 लोगों को ना सिर्फ औसत खर्च ही देना पड़ता, ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको समझ में आ गया, कि जो भी बिल है भाई, वो 40 लोगों में बांटने के बाद हर एक को ना देखो इतना पैसा देना चाहिए था। अब एवरेज शेयर देखो कुछ यहाँ मानना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा ना देखो, हम इस परसेंटेज का यूज़ करते हुए मानेंगे। 50% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/2 होती है। या फिर मैं इसको 1x और 2x लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर हर एक के हिस्से में 2x रुपये आने थे, मतलब एवरेज शेयर को मैं 2x मान रहा हूँ, तो इनमें से 4 लोगों ने इतना इतना पैसा फालतू दिया। कहने का मतलब है, यहाँ पर जो 4 लोग हैं ना, वो 2x नहीं बल्कि 3x दे रहे हैं। और 36 लोग कितना दे रहे हैं, तो 36 लोग मिलाकर इतना दे रहे हैं, क्योंकि एक ने 1700 दिए हैं। अब अगर मैं इस पैसे को जोड़ दूँ, तो आप बोलोगे कि ये 40 लोगों ने जितना पैसा खर्च किया है ना, उसके बराबर है। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 लोगों का बिल बराबर क्या होगा, 40 इंटू में एवरेज। अब एवरेज जैसे कि 2x है, तो 40 इंटू में 2x। अब आगे की कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आपको समझनी है। देखो, यहाँ से बन रहा है 80x, और आपको ये नज़र आ रहा होगा ये बन रहा है 12x। तो 12x भाई जब यहाँ आएगा ना, 80 में से घटकर बचेगा 68x। और ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम इक्वल रखेंगे 68x के। मैं आपको देखो लिख के दिखाता हूँ। 68x बराबर हो गया था 40 ना सॉरी 36 गुना 1700 के।
तो यहाँ से आप बहुत आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 17 से देखो ये नंबर 100 बारी कट रहे हैं और 17 से 4 बारी, 4 से ये नंबर 9 बारी कटा। अगर x की वैल्यू 900 आ गई तो आपको ध्यान होगा एवरेज हमने 2x माना था, यानी कि 1800। तो इसका मतलब है भाई हर एक को ना 1800 रुपये देने चाहिए थे, और 1800 रुपये अगर एक को देने चाहिए थे तो टोटल 40 लोगों ने मिलकर इतना खर्च किया है। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आएगा 72,000। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज में इशू अभी भी है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बताया रखा है कि एक फर्म के लिए राजस्व का विभाजन, राजस्व को इंग्लिश में बोला जाता है रेवेन्यू। तो ये देखो रेवेन्यू आपको दिखा रखा है, जिसमें से लाभ आपको 15 नज़र आ रहे हैं, या आपको 25 नज़र आ रहे हैं। तो इसने बोला कि भाई वर्तमान वर्ष की तुलना में, मतलब इस वर्ष की तुलना में जो अगले वर्ष ये होगा, मतलब राजस्व वो 25% से ना वृद्धि करेगा। तो मतलब आप इसको जब जोड़ के देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये 100 बन रहे हैं, और 100 अगर 25% से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यानी कि अगले वर्ष का राजस्व 125 होगा। जबकि लाभ को समान मात्रा में रखना है। अगर पहले लाभ 15 था तो अभी भी आप 15 ही रखोगे, और बाकी जो भी होगा ना देखो वो सारे खर्च होंगे जो कि 110 होंगे। लेकिन हमें इस 110 तक को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो लाभ है तो अभी भी 15, बट वो 125 में से है वो, और परसेंट के लिए 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 25 से 4 बारी कटा, 5 बारी, और 5 से नंबर 3 बारी कटा, तो 3 गुना 4 यानी कि 12% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, और एक आपको दिखा रखा है यहाँ पर एक चार्ट। तो क्या कहते हैं कि भाई 2015 से लेकर 2020 तक पौधे की जो ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती गई वो आपको दिखा रखी है, और आपको ये बताना है कि सबसे कम ऊंचाई उसकी किस वर्ष में बढ़ी। देखो बढ़ी तो हर वर्ष है उसकी लंबाई, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ष है कि जब हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे कम बढ़ी है। और ये चीज़ हमें पता लगानी है परसेंटेज में, न्यूमेरिकली नहीं, परसेंटेज में। परसेंटेज आपको निकालनी आती है। जैसे मान लो मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो आप बोलोगे कि 12 लंबाई बढ़ी, मतलब जो ऊंचाई है वो 12 बढ़ी। किसकी तुलना में? तो वो 60 की तुलना में। मतलब आपको डिनोमिनेटर जरूर लेना होता है। उसी तरीके से इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देख पा रहे हो 18 ऊंचाई बढ़ी है कितने पर? 72 पर। फिर ऐसे आप चलोगे तो 135 माइनस 90 यानी कि 45 हाइट बढ़ी 90 पर। यहाँ जो डिफरेंस बन रहा है 65 और 16 81, 81 ऊंचाई बढ़ी है 135 पर। और बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 54 आपको लंबाई बढ़ती नज़र आ रही है, और ये है 216 पर। अब चाहो तो आप इंटू 100 भी लिख सकते हो, वरना परसेंट मतलब जो भी फ्रैक्शन आपने बना रखी है इनको आप छोटा करो। तो छोटा करने पर ना देखो आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगी वो आपको जहाँ तक है याद ही होगी। 1/5 आपको याद होगी 20% होती है। 1/4 यहाँ से बन रहा है, ये आपको याद होगी 25% होती है। तो इसको तो काट ही दो, क्योंकि हमें सबसे कम बढ़ोतरी देखनी है। तो इन दोनों में तो भाई यही कम है बढ़ोतरी, 20% है। यहाँ से 1/2 मिल रहा है, आपको याद है 50%, इसको भी हटा दो। 81/135 को आप लिख सकते हो 27 थी 81, और 27 बन जाए 135, और 3/5 गुना 100 करोगे ना तो 60%, तो इसको भी हटा दो। अभी तक सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो यही हुई है। अब लास्ट इसको और देख लेते हैं। तो जब आप इसको छोटा करोगे 1/4 मिल रहा है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 25 मिल रहे हैं, तो ये भी छोटी नहीं है। तो सबसे कम वृद्धि देखो यहाँ हुई, और ये कौन सा वर्ष था? 2016। तो 2016 इसका आंसर होगा। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ आपको दिखा रखा है कि एक गोला है, और उसका ना जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका हाफ हमें बताना है। देखो गोला जैसे कि आपको पता है स्फेयर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसका हाफ हमें कैलकुलेट करना है। हाफ का मतलब आपको कैलकुलेट करना है 2πr²।
तो देखो 2 इंटू में पाई का मतलब होगा 22/7 और आर जैसे कि आपको दे रखा है 28 इंटू 28। अब 7 से आप इसको काटोगे 4 बारी और मल्टीप्लाई आपको ये करना है। और मल्टीप्लाई करने से पहले बल्कि आप यूनिट डिजिट देख लेना कि 4 गुना 8 32 का 2, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8। तो मतलब एक ऐसा आंसर यहाँ हमें मिलने वाला है जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा और ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही मिल रहे हैं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, कहता है वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब 1024 में मल्टीप्लाई करना पड़े। अच्छा ये गहन नहीं है, ये घन है। पूर्ण घन का मतलब आप समझते हो परफेक्ट क्यूब, और परफेक्ट क्यूब नंबर होता है जो कोई भी नंबर 3 के पेयर में हो, या फिर देखो यहाँ पर तो बहुत छोटा सा नंबर है, इतना भी नहीं समझना। 1024 को आप 512 गुना 2 लिख सकते हो। 512 अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, आपको याद भी होगा 8 का क्यूब। और अब इसको बस परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कम से कम ना देखो आपको 4 में तो मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 2 गुना 4 8 बनेगा जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। तो बस यही अपना आंसर है कि भाई 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद देखो टाइम एंड वर्क का आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है आसान सा। कहता है जो x है वो y से ना 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर मैं y की कार्य क्षमता को 1 मान लूँ तो x की कार्य क्षमता मुझे 3 लेनी होगी। ये इनकी कार्य क्षमता है, यानी 1 दिन का काम। अब y का देखो आपको 1 दिन का काम 1 नज़र आ रहा है और वो काम पूरा करता है 30 दिन में। तो अगर जो आदमी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 30 दिन में भाई 30 काम करेगा, तो 30 यहाँ पर टोटल वर्क है। और अब ये काम हमें देखो x और y से कराना है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में 4 करेंगे। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है 15/2, या फिर आप लिख सकते हो 7.5 दिन इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइम एंड डिस्टेंस से। कहता है एक बाइक और एक कार एक ही स्थान से 9 बजे और 10 बजे प्रस्थान करती है। यदि बाइक की गति 50 है और कार की गति 75 है तो एक दूसरे को किस समय मिलेंगे। अब देखो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ रखा है कि जब दो ऑब्जेक्ट ना सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कोई भी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो ट्रैवल इनको करना होता है इन दोनों के स्पीड के डिफरेंस से, मतलब 25 से। लेकिन हमें पहले ये पता करना होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस है कितना। तो वो देखो यहाँ टाइम से डिफरेंस बनेगा। इनमें से ना जो बाइक है वो 9 बजे निकलती है जबकि कार 10 बजे निकल रही है। और ये चीज़ आपने पढ़ रखी है कि रिलेटिव स्पीड हम तब लगा सकते हैं जब टाइम सेम हो। तो 10 बजे की देखो यहाँ पर एक मैं पिक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट से जो बाइक निकली थी वो 9 बजे निकली थी और ये पिक्चर 10 बजे की है। तो यानी कि 1 घंटा वो चल चुकी है। और 1 घंटे में कितना चली होगी 50, क्योंकि उसकी स्पीड ही 50 है। और 50 किलोमीटर चलने के बाद अब ये बाइक देखो ऐसे चल रही है 50 की स्पीड से। और क्योंकि 10 बजे की पिक्चर है तो इसका मतलब है कि यहाँ से कार ने उसका पीछा करना भी शुरू कर दिया 75 की स्पीड से। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो 50 है और रिलेटिव स्पीड दोनों की 25 बन रही है। तो मतलब जब हमने रिलेटिव स्पीड लगाई है ना उसके 2 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, मतलब 10 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि 12 PM पर। तो 12 PM इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 नज़र आ रहा है, CISI का क्वेश्चन है। कहता है एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये की राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, मतलब किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 180 रुपये। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो जैसे आपने अर्धवार्षिक देखा तो आप समझ गए होंगे कि आपको 6 महीने में ब्याज देना है। तो 1 साल में 6 महीने आते 2 बारी, तो यानी कि 2 बारी तो देखो हमें यहाँ ब्याज देना होगा। और ये जो 2 बारी ब्याज देना होगा ना, तो ये भी आप समझ रहे हो ये हमें किस रेट से देना होगा। तो जो भी रेट यहाँ पर होती वो तो देखो पर एनम में होती, आपको उसको 2 से डिवाइड करना होता क्योंकि आप 6 महीने में दे रहे हो। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो भी मैं इस क्वेश्चन में रेट कैलकुलेट करूँगा तो वो रेट ना रियल रेट की हाफ होगी। मतलब आंसर करने के लिए जो भी रेट हम निकालेंगे आप उसको डबल करोगे।
अब देखो जब भी दो बारी ब्याज दिया जाता है तो CI और SI के बीच जो अंतर होता है, डिफरेंस, और अगर हम प्रिंसिपल पे रखते हुए उसका अंडर रूट करते हैं और इनटू 100 कर लें तो अपने को ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब ये फॉर्मूला से समझ लो आप, आपको याद होना चाहिए, 2 साल के लिए होता है ये। जब अपने पास 2 साल का डिफरेंस हो और प्रिंसिपल हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में देखो मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि डिफरेंस है 180 और प्रिंसिपल है 50,000 और इनटू 100, तो आप समझ पा रहे हो, एक एक ज़ीरो आप ख़त्म कर सकते हो। 2 से आप 9 बारी काटोगे, 2 से इस नंबर को 2500 बारी काटोगे। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 2500 का 50 और परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेट करने पर आपको 6% ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये 6 महीने की होगी और मैंने आपको पहले ही कहा था आंसर जो होगा वो डबल होगा इसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बनेगी 12%। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये फिर से मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई जो ये Z है तो ये अकेला किसी काम को 225 दिनों में कर सकते हैं, जबकि जो Y है वो Z से 1.5 गुना कार्यकुशल है। मतलब अगर मैं Z को 1 मान लूँ तो Y देखो 1.5 होगा। या फिर अगर आप चाहते हो डेसिमल से बचना तो आप इनको डबल कर लो। अगर आप Z को 2 लेते हो तो 2 का 1.5 गुना आप समझ रहे हो 3 होता है। अच्छा ये जो X है ये Y का भी 1.5 गुना है। अब 3 का 1.5 गुना आप समझ रहे हो 3 और 3 का आधा यानी 1.5, तो दोनों को जोड़ने से 4.5 बना। अगर आप चाहते हो कि भाई इस रेशियो को बिना डेसिमल के बनाया जाए तो आप डबल कर लो फिर से, तो 9:6:4 बनेगा तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात। अब Z जो है वो एक दिन में आपको नज़र आ रहा है 4 काम करता है, तो 225 दिनों में टोटल इतना काम करेगा, यानी ये टोटल वर्क है। और अब यही काम हमें देखो तीनों से कराना है, तो तीनों की क्षमता जोड़ दो, 9 और 6 15 और 4 19। बाकी देखो कुछ कटना पिटना है नहीं, तो बस मल्टीप्लाई आप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 900/19। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि A, B और C के पास 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये है। बाकी देखो ये ना एक सामान खरीदने जा रहे हैं और वो सामान की कीमत है 2,000 रुपये। हालांकि A को इतना % डिस्काउंट मिल रहा है, B को इतना डिस्काउंट मिल रहा है और C को इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस सामान को खरीदने के बाद इनके पास जो भी पैसा बचेगा उसका हमें अनुपात निकालना है। तो देखो समझते हैं। अब A जब इस सामान को खरीदने गया, मतलब 2,000 का सामान है, तो उसको डिस्काउंट मिला 25%। तो 25% जब आप 2,000 का निकालोगे, वैसे तो ये ऑरली कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये आपको 500 मिलेगा। तो यानी 2,000 वाला सामान इसने 1,500 में ख़रीदा, तो 1,500 रुपये भाई 3,000 में से हटा लो, तो आप बोलोगे इसके पास बचे 1,500 रुपये। B जब इस 2,000 वाली वस्तु को ख़रीदने गया तो उसको डिस्काउंट मिला 30%। 30% जब आप इसका निकालोगे तो आपको मिल रहा है यहाँ से 600 का डिस्काउंट मिला। और 600 का अगर डिस्काउंट मिला 2,000 वाली वस्तु पर, तो उसने यानी 1,400 में ख़रीदा सामान, तो 1,400 रुपये देखो उसके भी खर्च हो गए, तो आप बोलोगे 2,600 रुपये बचे। और बिल्कुल लास्ट में C जब इस वस्तु को ख़रीदने जा रहा है 2,000 रुपये की, तो उसको देखो डिस्काउंट मिल रहा है 45%। तो 45% जब आप निकालोगे इसका तो आपको मिलेगा यहाँ से 900। और 900 रुपये अगर कम करोगे 2,000 में से, यानी 1,100 रुपये खर्च कर दिए उसने, घटाओ इसमें से, तो आप बोलोगे 3,900। बस इसी का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है बचे हुए पैसे का, तो आपको नज़र आ रहा है 15:26:39। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है। कहता है भाई 2 बाइक एक ही समय में दौड़ शुरू करते हैं। एक बाइक की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और दूसरी बाइक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ यूनिट का थोड़ा आपको समझना है, यहाँ स्पीड मीटर पर सेकंड में और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि यूनिट हमें सेम बनानी है, और किस में बनानी है तो देखो आगे पढ़ने से समझते हैं।
आगे कहते हैं कितने समय का अंतर होगा जिसमें बाइक 60 किलोमीटर की दौड़ पूरी करती है। तो कुल मिलाकर सवाल में ये था कि चलना दोनों ने ही 60 है, बस एक चलती है इसी स्पीड से, दूसरी चलती है इसी स्पीड से। तो वो जो दोनों टाइम लेगी ना, उन दोनों टाइम का अंतर बताना है। अच्छा, टाइम का अंतर आपको नज़र आ रहा है सेकंड्स में, तो इसका मतलब है हमें यहाँ यूनिट लेनी चाहिए मीटर पर सेकंड। तो देखो भाई, पहली बाइक ने 60 किलोमीटर, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इतने मीटर का डिस्टेंस चला 30 की स्पीड से। तो यहाँ पर जो टाइम आया वो आ गया 2000 सेकंड। उसी तरीके से अब जो ये दूसरी बाइक है ना, देखो चलेगी तो ये भी डिस्टेंस इतना ही, 60 गुना 1000 मतलब 60,000 मीटर। बट इसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप बोलोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यानी कि 25 आ गई। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 25 से देखो 4 बारी 100 कटता है और एक ज़ीरो, तो 2400 सेकंड आ जाएगा इसका। और दोनों टाइम के बीच का अंतर आपको नज़र आ रहा है 400 सेकंड होगा, बस यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, संख्या का वर्गमूल के बराबर दशमलव। देखो यहाँ दशमलव आप समझ रहे हो, इसका मतलब होता है डेसिमल। बट ये डेसिमल ना आप पॉइंट वाला मत समझना, मैं आपको भी समझाऊंगा। आगे कहते हैं जिसका द्विआधारी, इसका मतलब होता है बाइनरी। तो सवाल ये है यहाँ पर देखो कि आपको एक नंबर यहाँ लिख के दिखा रखा है, तो आप गलती से इसको मत पढ़ना कि ये 1100 100 मतलब हमारे सिस्टम का नंबर नहीं है, ये कंप्यूटर के सिस्टम का नंबर है। कहने का मतलब है ये कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, ये पता करना पड़ेगा। अब ध्यान से आपको समझना है, देखो ये सिस्टम तो होता है हमारा डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं। टोटल हमें 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट मिलती है, और इन्हीं से हम यूज़ करते हुए नंबर्स को बनाते हैं। बट कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है ना, वो होता है बाइनरी। कंप्यूटर या तो भाई समझता है 0 को, या वो समझता है 1 को, तीसरा डिजिट उसे पता ही नहीं है क्या होता है। तो मतलब कोई नंबर जो ये लिखा है ना आपके सामने, तो आप देख पा रहे हो ये 1 और 0 की फॉर्म में है, तो ये नंबर बाइनरी में है। और आप इसको कन्वर्ट करके लेकर आओ अपने सिस्टम में, और जो भी आपके सिस्टम में नंबर मिल रहे हैं उसी का बस आपको अंडर रूट करना है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको करना क्या होगा कि इस तरफ से आना होगा, यूनिट की ओर से। आप इस जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 2 की सबसे छोटी पावर यानी 0 से। आप इस जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 2 की अगली सबसे छोटी पावर यानी 1 से। इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 2 की पावर 2 से, इसे आप करोगे 2 की पावर 3 से, उसी तरीके से यहाँ 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 6 से। और मल्टीप्लाई करने पे आपको सम करना है, मतलब उनको जोड़ना है। तो चलो एक बार इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 0 देखो 1 होता है, बट 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे ना तो 0 होता है। उसी तरीके से 2 की पावर 1 2 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है। यहाँ 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 हुआ। 2 की पावर 3 जो भी है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा। 2 की पावर 4 की 0 से करोगे 0। 2 की पावर 5 होता है देखो 32, और 1 से गुना करने पर बनेगा 32। और इससे पहले जो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 6 जो कि 64 होता है, और 64 की गुना 1 में करोगे तो 64 हुआ। जब इन सब को आप जोड़ोगे तो देखो आपको मिल रहा है 64 और 32 96 और 4 100। तो 100 ये नंबर लिखा हुआ था, मतलब हमारे सिस्टम में इसको 100 कहते हैं, और हमसे बस 100 का अंडर रूट पूछा था जो कि होता है 10। तो 10 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि भाई प्रतिवर्ष 7% के साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष के लिए दी गई राशि इतने रुपए अर्जित करती है, मतलब ब्याज जो है वो इतना मिलता है। तो मूलधन बताना है आपको। अब देखो वैसे तो आप पीआरटी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वरना आप ऐसे सोचो कि भाई हर साल अगर 7% ब्याज दोगे तो 7.5 वर्षों में कितना दोगे। तो आप बोलोगे कि 7 साल में तो हो गया 7 सत्ते 49,
और आधा वर्ष और है तो इसका आधा यानी कि 3.5 और जोड़ लेते हैं। तो आप बोलोगे कि कुल मिलाकर भाई जो ब्याज देना है परसेंटेज में वो 52.5% देना है, और जबकि ये वैल्यू हमें दे रखी है 1050 के। अच्छा, प्रिंसिपल आप समझते हो 100% होता है अपने आप में। तो देखो, अगर मैं इस 52.5 से इसको काटूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा 52.5 का डबल होता है 105, और एक ज़ीरो और लगा दी, तो 1% आपको 20 मिल गया, और प्रिंसिपल 100% होता है, तो 20 गुना 100 यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा 2000। तो 2000 यहाँ पर मूलधन होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं कह सकते। कहते हैं कि 4 घोड़ों को, देखो मैं आपको ना डायग्राम बना के समझाता हूँ। मतलब एक ये फील्ड है, देखो मैदान है जिसकी शेप है स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया है कि देखो 4 कोने होते हैं। ये पहला कोना, मतलब ये पहला कोना हुआ, ये दूसरा कोना हुआ इधर, ये तीसरा कोना हुआ, और ये चौथा कोना। तो 4 घोड़े यहाँ पर बंधे हैं, और जिस रस्सी से बंधे हैं वो देखो 40 फीट की है ना, सॉरी 40 फीट तो यहाँ पर भुजा दे रखी है हमें वर्ग की। तो वो कितने फीट की है रस्सी वो नहीं बता रखा, बट ये जो घोड़े जितना एरिया कवर कर सकते हैं ना वो इतना है कि बस एक दूसरे को टच कर सकते हैं। मतलब जो घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, देखो इधर, तो ये घोड़ा ना मान लो इतना चल सकता है बस। ऐसे ही दूसरा घोड़ा इतना चल सकता है, तीसरा घोड़ा इतना चल सकता है, और चौथा घोड़ा इतना। तो उन्होंने बोला है कि जो एरिया जहाँ तक घोड़े नहीं पहुँच पा रहे, जो कि ये वाला एरिया है, तो इसका एरिया कितना परसेंट है इस पूरे फील्ड का। अब देखो आंसर क्योंकि परसेंटेज में है तो 40 फीट का कोई काम नहीं है। आप एक ऐसा डाटा उठाओ जिसमें कैलकुलेशन करनी आपको आसान हो। तो मैं भाई यहाँ पर ना 14 मानूंगा, मतलब कुछ भी आप मान सकते हो। स्क्वायर है तो इक्वल होती है साइड्स, तो मैंने 14 मानी है। और ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो यहाँ पर ये जो दोनों सेक्टर्स मिल रहे हैं ना, तो ये मिड पॉइंट होगा। मतलब ये सारे क्या होंगे आपके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये चारों मिड पॉइंट होंगे। आपको करना क्या है यहाँ पर कि पहले तो ना एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, तो आप बोलोगे 196। और इसमें से आपको माइनस करना है देखो इन 4 सेक्टर्स का एरिया। अब 4 सेक्टर है तो एक जैसे 4 को अलग कर देते हैं। सेक्टर का एरिया आपको आता है देखो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो स्क्वायर में भाई हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो आप 90/360 लिखोगे, इंटू में आप लिखोगे पाई, और इंटू में आर स्क्वायर। तो हर एक सेक्टर की देखो रेडियस आपको समझ में आ रही होगी, वो 7 है, 7 इंटू 7। तो देखो 360 से 360 कटा, 7 से 7 कटा, और 22 गुना 7 होता है 154। तो मतलब इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैंने ये चारों सेक्टर के एरिया हटा दिए, तब जाकर इसका आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब बीच वाला एरिया। तो वो आपको मिलेगा 42। और बस हमें इसी का परसेंटेज निकालना है, तो 42 अपॉन में पूरे फील्ड का एरिया 196, परसेंट के लिए 100। तो इसको कैलकुलेट करने में बहुत आसानी से आपको ये आंसर मिल जाएगा, यही इसका आंसर है। बाकी चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझाता हूँ। देखो मैं आपको, कहता है एक्स ने ना पेंसिल खरीदी है, पेंसिल नहीं बल्कि पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स हो सकती है, और वो टोटल उसको 250 रुपये की पड़ रही है। अच्छा, कहता है कि 9 रुपये उसने सेल्स टैक्स दिया है, मतलब जो कि 15% है सेलिंग प्राइस का, और सेलिंग प्राइस किसका, टैक्सेबल आइटम्स का। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इस 250 रुपये में ना कुछ तो आइटम ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगेगा, जिनको हम टैक्सेबल आइटम्स कह रहे हैं, और कुछ आइटम्स यहाँ पर ऐसे हैं जो टैक्स फ्री है, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो हमें टैक्स फ्री जो आइटम्स है ना उनकी कॉस्ट पता करनी है। अब बड़े ध्यान से आप समझना, देखो आपको 9 रुपये जो ये टैक्स दे रखा है, तो परसेंटेज में भाई ये 15% है। अगर 15% की वैल्यू आप समझना, देखो अगर 15% की वैल्यू 9 है,
तो टैक्सेबल आइटम्स अपने आप में जो 100% रखते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे 9/15 गुना में 100। तो कैलकुलेट करने पर आपको ये वैल्यू जो मिल रही है ये 60 रुपये मिल रही है। कहने का मतलब है टैक्सेबल आइटम्स जो थे वो 60 रुपये के थे, और मतलब जो टैक्स फ्री थे वो रिमेनिंग के होंगे। बट अभी एक काम और करना है आपको, जो टैक्सेबल आइटम है ना, तो ये तो 60 रुपये विदाउट टैक्स है। अब हमने 9 रुपये का टैक्स भी दिया है, तो टैक्सेबल आइटम जो है टोटल हमने उन पे खर्च किए 69 रुपये 250 में से। तो जो टैक्स फ्री आइटम्स है, तो आप 250 में से इन 69 को माइनस कर देना, तो 181 जो कॉस्ट होगी ना वो होगी जो टैक्स फ्री आइटम्स है। चलते हैं, बाकी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको नज़र आ रहा है कि WX Y और Z, तो इनका रेशियो आपको दे रखा है 5:6:9:12। अब कहता है X और Y, देखो ये दोनों जो कि 15 यूनिट बना रहे हैं, तो इनकी वैल्यू ना 45,000 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 3,000 मिल रही है, मतलब 15 थी 45 और 3 0। तो अब हमसे पूछा है कि भाई W और Z के पास मिलाकर कितना है। तो W और Z के पास मिलाकर 17 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू 51,000 होगी। तो 51,000 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। कहता है 36 वस्तुएं 24 रुपये में खरीदी गई, या फिर अगर हम इसको और छोटा कर लें तो 12 से 1 घट रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदी गई, ये मतलब CP है। और उसी तरीके से देखो कहता है 24 वस्तुएं 36 रुपये में बेची गई, या फिर मैं इसको छोटा करूँ 2 और 3 रुपये में पहले लिख रहा हूँ, तो 3 रुपये में मैं बोलूँगा 2 वस्तुओं की दर से बेचा गया, ये SP है। और प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो आप समझते हो, देखो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ना हमें सेम दिखाने होते हैं। तो सेम बनाने के लिए आप दोनों को 6 बना दो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से। इधर भी ऊपर देखो 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से। तो आप देखोगे कि इन आर्टिकल्स का जो CP बना वो तो बना 4 रुपये, और इन्हीं आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस बना वो बना 9 रुपये। तो 4 रुपये वाला सामान अगर 9 रुपये में जाएगा तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा CP यानी 4 पर, और परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेट करने पर आंसर हमें मिल जाएगा 125%। बस यही सवाल का आंसर था। देखो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर ना देखो आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट मिलाकर अकेले कितना % नेट डिस्काउंट बनाएंगे। तो 2 तरीके यहाँ पर होते हैं, एक तो आपको पता है X + Y - XY/100। बट देखो ये ना आपको 2 बार ही लगाना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जो कि होता है रेशियो मेथड। आप इसमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते चलो, बस फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर मार्केट प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट मिल गया, सेलिंग प्राइस 4 बचा। उसी तरीके से ये जो 25% है इसकी फ्रैक्शन आप समझते हो 1/4 होती है, तो आप बोलोगे अगर मार्केट प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट मिल गया तो सेलिंग प्राइस 3 हो गया। और 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, यानी अगर 5 रुपये मार्केट प्राइस है तो 2 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद 3 रुपये का बचा सामान। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे MP बनता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे SP बनता है। उससे पहले अगर कुछ कटता है जैसे कि 4 से 4 वो काट सकते हैं। अब देखो 5 × 5 होता है 25, और 3 × 3 9, यानी कि 25 रुपये वाले सामान ना 9 रुपये में मिल रहे हैं। इनका अंतर यानी कि 16 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला 25 पर, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 64%। चलते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 मेंसुरेशन का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की आपको मतलब रेडियस भी दे रखी है, त्रिज्या, और ऊंचाई यानी हाइट भी दे रखी है। इसको पिघलाने के बाद आपको बनाना है घनाभ।
घनाभ आप समझते हो, देखो कुछ इस तरीके का होता है। और जब भी हम पिघलाकर एक शेप को दूसरी शेप में लेकर आते हैं तो हमें दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करना होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो 22/7, और आर का मतलब देखो यहाँ पर है 22 से, तो 22 गुना 22, और एच का मतलब 7, और बराबर कर देना है इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। तो देखो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। अब कहते हैं जो चौड़ाई है यानी कि B, और जो हाइट है H, तो वो त्रिज्या की आधी है, मतलब इसकी आधी है। तो यानी कि इसकी जो लंबाई है वो तो हमें नहीं पता, वो निकालेंगे हम। चौड़ाई भी 11 है और ऊंचाई भी 11 है, बस लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये 7 से 7 कटा, और ये दोनों 11, इस 22 को दो दो बार ही काटेंगे। तो जो लंबाई आपको मिल रही है ना, देखो 22 गुना 2 44 गुना 2 88 मिल रही है। तो 88 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर आपको देखो दिखा रखा है एक चार्ट। तो कहते हैं कि भाई 2014 से लेके 2020 तक, मतलब देश X और देश Y जो ब्याज देते हैं ना, वो परसेंटेज में देखो आपको दिखा रखा है। मतलब जो भी आदमी पैसा लगाएगा तो सरकार उसको, मतलब देश उसको इतना इतना % ब्याज देगी 2014 में, और उसी तरीके से 15, 16 से 20 तक आपको दिखा रखा है। तो सीधा चलते हैं सवाल की ओर। क्या कहते हैं, कहता है कि भाई एक व्यक्ति ने 2016 में, मतलब यहाँ कुल मिलाकर ना 90,000 रुपये का निवेश किया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाए तो। 90,000 रुपये का इसने निवेश किया। बाकी हमें ये नहीं पता कि 90,000 में से भाई देश X में कितना निवेश किया और Y में कितना किया। बाकी कहता है कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 2016 में देश X इसको ब्याज देगा 7%, और देश Y जो इसको ब्याज देगा वो देगा 11%, और टोटल एक साल के अंदर जो इसको ब्याज मिला है वो इतना मिला है। तो आपको बताना है कि देश Y में उसने कितना निवेश किया। अब ये कॉन्सेप्ट देखो हमने पढ़ रखा होता है एलिगेशन में, और वहाँ पर एक दूसरा मेथड भी चलता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना। होता है क्या है, देखो ये जो आपने 11% लिखा है ना, तो 11% को आप तोड़ के लिखो, मतलब इसी नंबर की फॉर्म में लिखो। तो आप लिख सकते हो 7% प्लस 4%। अब आप इस 4% को बिल्कुल भूल ही जाओ, और ऐसे सोचो कि भाई दोनों के दोनों देश 7% ही ब्याज दे रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल पर भी हम कह सकते हैं कि 7% ही ब्याज मिल रहे हैं। तो फिर आप 90,000 का, देखो जहाँ जगह मिल रही है वहीं लिख देता हूँ मैं, 90,000 का आप जब निकालोगे ना 7%, तो आपको मिलेगा 6300 रुपये ब्याज। तो भाई अगर ऐसा ही होता ना कि दोनों से 7% ब्याज मिलता तो इतना ब्याज मिलता, बट मिला कितना है 8300। तो मतलब ये जो 2,000 रुपये ब्याज के हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो इसका कारण आप समझ रहे हो ये 4% है। तो यानी कि वाई का, मतलब वाई देश का जो 4% है वही बराबर 2,000 के होगा। और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना वाई को, तो देखो आप समझ रहे हो वाई बराबर 2,000, और ये 4% जिसका मतलब 4/100 है, तो इधर आकर 100/4 हो जाएगा। अब 4 से ये कटा, देखो 25 भरी, और 25 की गुणा आप 2 में करोगे 50 और 3 0, यानी कि वाई में उसने भाई 50,000 रुपये निवेश किए थे 90 में से। तो फिर एक्स में कितने किए होंगे 40,000। तो हमसे वाई का पूछा जा रहा है, तो इसलिए आंसर होगा 50,000। बाकी देखो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, और बहुत जल्द मिलते हैं, मतलब एक नई आंसर की के साथ। बाकी आप तब तक इसको ना बहुत अच्छे से पेपर को, कंप्लीट पेपर को एनालाइज करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।